तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि लेबर्स या वर्कर्स कौन हैं। कोई भी ऐसा व्यक्ति जो मजदूरी करके या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी करके पैसे कमाता हो या अर्न कर रहा हो, हम लोग ऐसे व्यक्ति को लेबर कहते हैं। फिर बात आती है माइग्रेशन की, या जिसे हम पलायन कहते हैं। जाहिर सी बात है कि पलायन वही करते हैं जिन्हें किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो या किसी भी चीज़ की तलाश हो। हमारे देश में सबसे ज़्यादा गरीब तबके के लोग पलायन करते हैं। इसका सिंपल सा एक रीज़न है, वो पैसे अर्न करना चाहते हैं और उन्हें सोर्स ऑफ इनकम उस जगह पे नहीं मिल पाते हैं जहाँ के वो लोग हैं। इस वजह से उन्हें पलायन करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह, एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट, एक कंट्री से दूसरे कंट्री में पलायन करते हैं। दरअसल गांव से हज़ारों लाखों की तादाद में लोग काम की तलाश में और अपने घर परिवार के पालन पोषण के लिए नज़दीकी शहर या फिर दूर के शहरों में जाकर अपना जीवन यापन करने लगते हैं। वो वहाँ जाकर बसते नहीं, पर कुछ दिनों के लिए कुछ पैसे अर्न करने के लिए अपना काम धंधा तलाश करने में लग जाते हैं। इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो या निरक्षर हैं या इलिटरेट हैं या कम पढ़े लिखे हैं। ऐसे लोग अपना जीवन शहर में मलिन बस्तियों और कच्चे घरों में बिताते हैं, जहाँ घरों की दीवारें मिट्टी की और छत बांस के लकड़ियों की इत्यादियों के बने होते हैं। वहीं कुछ लोग जगह न मिलने के कारण फुटपाथ पर, किसी ओवरब्रिज के नीचे या मेट्रो पिलर के नीचे अपना जीवन यापन करते हैं। ये लोग ज़्यादातर अनऑर्गेनाइज्ड सेक्टर से बिलोंग करते हैं, जिन्हें हम इनफॉर्मल सेक्टर भी कहते हैं। अब बात आती है कि इनफॉर्मल सेक्टर होते क्या हैं। तो मैं आपको बता दूं कि ऐसे लोग जो सेल्फ एम्प्लॉयड है, या ऐसे लोग जो उन सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों के लिए काम करते हैं जिनका ना कोई यूनियन होता है, ना ही कोई वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, जैसे काम करने की अवधि, वेतन फिक्स्ड नहीं होता। तो इस तरह के व्यक्तियों का ना कोई पेंशन होता है, ना ही कोई इंश्योरेंस और ना ही कोई हेल्थ स्कीम, और इस प्रकार से वो लोग सरकार की कई लाभों से वंचित रह जाते हैं। ये लोग अपने डेली वेजेस से ही खाने के लिए रोटी, पहनने के लिए कपड़े मुश्किल से जुड़ा पाते हैं, और घर की बात तो आती ही नहीं, क्योंकि इनके पास खाने के लिए रोटी और पहनने के लिए कपड़े से ज़्यादा पैसे बचते ही नहीं हैं। और बात जब देश की आती है, तो देश की तरक्की के लिए हर एक व्यक्ति जिम्मेदार हो, चाहे वो अमीर हो या गरीब। तो आइए जानते हैं देश की अर्थव्यवस्था में इनका क्या योगदान है। दरअसल भारत में वर्कफोर्स जो है उसकी 90% लोग इनफॉर्मल सेक्टर के हैं। इनका हमारे जीवीए में बहुत योगदान है। जीवीए ग्रॉस वैल्यू एडिशन होती है, जो कि इंटरनल ग्रोथ किसी भी कंट्री के मेज़र करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। इसी के आधार पर जीडीपी का अनुमान लगाया जाता है। सीधे शब्दों में कहा जाए कि जीडीपी के लिए बहुत महत्व है। एनएसएसओ के आंकड़ों के मुताबिक एग्रीकल्चर में 97.1% इनफॉर्मल सेक्टर के लोग हैं, जिसका जीवीए में 17.2% योगदान है। और वहीं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में यानी निर्माण सेवा में 74% लोग इनफॉर्मल सेक्टर के हैं, जहां 7.8% जीवीए में इनका योगदान है। ट्रेड, रिपेयर एंड एकोमोडेशन 86.6% इनफॉर्मल सेक्टर के लोग यहाँ होते हैं, और इस प्रकार 11.8% लोग यहाँ इनके जीवीए में योगदान है। और आज जब हमारे देश में कोविड-19 जैसी महामारी पूरे देश में फैल चुकी है, यह इनफॉर्मल सेक्टर के लोगों के लिए सबसे हानिकारक साबित होता जा रहा है। आज के दौर में जब हमारे देश में यह महामारी पूरे देश की स्थिति को गंभीर रूप से चोट कर रही है, इससे सबसे ज़्यादा पलायन करने वाले मजदूर, किसानों, रिक्शा चालकों, सब्जियां बेचने वालों, फल आदि जैसे लोग सबसे ज़्यादा इस महामारी से गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। वहीं सरकार की घोषणाएं उन्हें ऊँट के मुंह में जीरा जितना लाभ दे पा रही हैं। काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग इस लाभ से वंचित रह गए हैं। इसे हम सरकार की नाकामी ना कहें तो और क्या कहें। अब तक लगभग 60 लोग सिर्फ भूख और समय पर दवाइयाँ न मिलने के कारण मृत्यु की गोद में समा चुके हैं। क्या इनकी मौत की जिम्मेदार सरकार नहीं तो और कौन है? पैसे ना होने के कारण जिन्हें एक वक्त का खाना नसीब ना हो पा रहा हो, वो भला अपने लिए इस महामारी से बचने के लिए मास्क और सैनिटाइज़र इत्यादि जैसी ज़रूरी वस्तु कैसे खरीद पाएंगे। हालांकि सरकार द्वारा इनका वितरण भी हुआ, लेकिन इससे केवल 8 से 10% लोगों को ही लाभ हो पाया है। साल 2010-11 के आंकड़ों के हिसाब से
6.2 करोड़ लोग डेली मिनिमम वेजेस की रिक्वायरमेंट भी बड़ी मुश्किल से फुलफ़िल कर पाते हैं, जो सिर्फ़ और सिर्फ 178 रुपये प्रतिदिन होता है। तो हमारे सामने सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस प्रकार सरकार ने पूरे देश में अचानक इतना बड़ा लॉकडाउन लागू कर दिया, तो क्या सरकार ने इनके बारे में पहले से कुछ भी क्यों नहीं सोचा, ख़ासकर ऐसे लोगों के बारे में जो डेली वेजेस या दिहाड़ी पर काम कर रहे हों। कई रिपोर्ट्स के अनुसार उन लोगों के पास पैसे न होने के कारण उन्हें पलायन करना पड़ रहा है। आश्चर्य की बात तो यह है कि किसी भी सवारी न होने के कारण हज़ारों की संख्या में लोग पैदल ही अपने घर की ओर रवाना हो गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि सरकार ने इन लोगों के हित में कई घोषणाएं की, पर इनके बैड इम्प्लीमेंटेशन की वजह से सभी लोगों को लाभ नहीं हो पाया। सरकार द्वारा जनता कर्फ्यू का कुछ दिनों बाद ही दिल्ली में आनंद विहार ISBT बस अड्डे पे लाखों की संख्या में लोग एकजुट हो गए और अपने घरों की ओर पहुंचाए जाने की मांग करने लगे। ऐसा ही एक मामला गुजरात के सिल्क सिटी सूरत में 10 अप्रैल को हुआ, जहां तकरीबन 100 से 200 वर्कर जनता कर्फ्यू का उल्लंघन करते हुए सड़क पर जमा हो गई। और इतना ही नहीं, उन्होंने आगजनी की, जिसके कारण पुलिस को 60 से 70 लोगों को हिरासत में लेना पड़ा और उसके बाद यह मामला वहां कंट्रोल हो गया। उनका भी यही मानना था कि उन्हें उनके घर जाने दिया जाए, क्योंकि उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं हैं। और साथ ही उनका ये कहना था, अगर मैं मरना भी चाहता हूँ तो अपने घर वालों के साथ मरना पसंद करूँगा। उन लोगों का ये भी कहना था, चूँकि हमारे पास पैसे नहीं हैं तो हमारे लिए फ्री में टिकट मुहैया करा दिया जाए और हमें अपने अपने घरों तक छोड़ दिया जाए। इनमें से ज़्यादातर वर्कर बिहार, यूपी, उड़ीसा और झारखंड जैसे प्रांत के लोग थे। अब तक 195 से ज़्यादा लोग मारे जा चुके हैं और यह आंकड़ा कोविड-19 की वजह से नहीं बल्कि बैड इम्प्लीमेंटेशन है, जिनमें से तकरीबन 60 लोग भूख से और 35 लोग मालवाहक वाहन की चपेट में आकर कुचल दिए गए। 40 लोगों ने आत्महत्याएं कर लीं क्योंकि उन्हें लगातार शराब ना मिल पाई, और इनमें से 39 लोग तो इस तरह मारे गए जैसे उन्हें लगा कि उन्हें कोविड-19 हो जाएगा और उन्हें आइसोलेट कर दिया जाएगा। हमारे माननीय प्रधानमंत्री द्वारा इस लॉकडाउन को पुनः बढ़ाने की घोषणा के चंद पलों बाद ही हज़ारों की संख्या में ये लोग जो ज़्यादातर मज़दूर हैं, मुंबई के बाद बांद्रा स्टेशन के पास एकत्रित हो गए और इस प्रकार वे लॉकडाउन का उल्लंघन करते नजर आए। ऐसा मुख्यमंत्री जी का मानना था कि वे लोग किसी अफवाह का शिकार हो गए हैं, जिसमें ये कहा गया कि आज से रेल सेवा पुनः आरंभ कर दिया जाएगा, और फिर क्या, घर जाने के लिए तत्पर लोग वहां अपनी जान को जोखिम में डालकर एकत्रित हो गए और ऐसी ना जाने कितनी ही घटनाएं सामने आई हैं। मैं आशा करता हूं कि सभी राज्य के सरकार और केंद्र सरकार इस महामारी से बचने के लिए कोई नया और बेहतर उपाय ज़रूर तलाश कर रहे होंगे। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं समाप्त करता हूँ और आप सभी देशवासियों से आग्रह है कि आप सभी अपने घरों में सुरक्षित रहें। जय हिंद।